देखिए, आज जो है फिर से देखेंगे भ्रष्टाचार निवारण जो है अधिनियम उसको। सबसे पहले थोड़ा रिवीजन कर ले इसका। हमने ये जो है पढ़ा था, इसका अधिनियम संख्याक है 49 इसका अधिनियम संख्याक है 1988 का। राष्ट्रपति की स्वीकृति दिनांक है 9/9/1988। ये याद रखने हैं, ये छोटे छोटे चीजें आपको। दूसरा, राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक थी, इसकी प्रकाशन की दिनांक थी 12/9/1988। 12/9/1988 ये प्रकाशन की दिनांक है, प्रकाशन की दिनांक है। और ये स्वीकृति की दिनांक है, राष्ट्रपति की स्वीकृति जो है प्राप्त हुई थी। विस्तार आपने पढ़ा ही था, इसका विस्तार जो है संपूर्ण भारत पर होता है और भारत के बाहर जितने भी भारत के नागरिक हैं उन पर भी ये लागू होता है। संपूर्ण भारत और भारत के बाहर भारत के बाहर भारत के समस्त नागरिकों पर लागू होता है। भारत के समस्त नागरिकों पर। नागरिकों पर यह अधिनियम जो है लागू होता है। इसके बाद हमने इसकी परिभाषा पढ़ी थी 2A में, जो है निर्वाचन की परिभाषा दी है। निर्वाचन में तीनों निर्वाचन आते हैं, संसद का निर्वाचन, विधानमंडल का, इसके अलावा जो है स्थानीय प्राधिकरण और अन्य लोक प्राधिकरण का निर्वाचन आता है। स्थानीय प्राधिकरण और अन्य जो है प्राधिकरण जो है उनका निर्वाचन इसमें आता है। ठीक है, 2A में क्या दिया था, निर्वाचन। 2AA में जो है आपका विहित परिभाषित किया गया है। 2AA में विहित, विहित का अर्थ आप जानते हैं, जो इस अधिनियम के तहत नियम बनाए गए हैं वो। इसके अलावा जो है 2C में जो है आपका लोक सेवक की परिभाषा दी गई थी। 2C में काय की परिभाषा दी गई है, लोक सेवक की। लोक सेवक के यहाँ कितने वर्ग बताए गए हैं, 12 वर्ग। यहाँ भी जो है 12 वर्ग बताए गए, वो अपन ने कल देखे थे। इसके अलावा 2D में जो है इसकी असम्यक असर की जो है असम्यक असर, ये अशम्यक असर, टू डी में जो है आपकी असम्यक असर की जो है परिभाषा बताई गई है। असम्यक सॉरी असम्यक असर नहीं, असम्यक लाभ की परिभाषा है। सॉरी, असम्यक लाभ, असम्यक लाभ की परिभाषा दी गई है। असम्यक लाभ मतलब अनुचित या कह लीजिए विधिक पारिश्रमिक से भिन्न पारिश्रमिक प्राप्त करना। विधिक पारिश्रमिक से भिन्न पारिश्रमिक प्राप्त करना जो है असम्यक लाभ के द्वारा, लाभ के अंतर्गत आता है। इसके अलावा पुण्य धारा 3 पढ़ी थी, इसमें विशेष न्यायाधीश नियुक्त करने की शक्ति के बारे में बताया गया है। सेक्शन 3 में क्या बताया गया है, विशेष न्यायाधीश नियुक्त करने की शक्ति। विशेष न्यायाधीश नियुक्त करने की जो शक्ति है वो किसको है, केंद्र और राज्य सरकार दोनों को। किसको है, केंद्र को भी है और राज्य को भी है। यथा स्थिति जैसी भी स्थिति हो तो केंद्र और राज्य जो है सरकार जो है विशेष न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकती है। विशेष न्यायाधीश किसको बनाया जाएगा, ये भी क्वेश्चन था इसमें। तो विशेष न्यायाधीश आप सेशन न्यायाधीश, ये भी याद रखना है आपको, सेशन न्यायाधीश, अपर सेशन न्यायाधीश, सीधा लिखा है मैंने अपर सेशन न्यायाधीश, अपर सेशन न्यायाधीश या सहायक, तीनों लिख दिए मैंने, है सहायक, सेशन अपर सहायक सेशन न्यायाधीश। ठीक है, एक सेशन न्यायाधीश को बनाया जा सकता है। ठीक है, तो सेशन हो सकता है, अपर हो सकता है, सहायक या न्यायाधीश। सीधा न्यायाधीश लिख देंगे, है ना, तो पूरा हो जाएगा। सेशन अपर और सहायक सेशन न्यायाधीशों को जो है विशेष न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। धारा 4 पढ़ा था अपन ने कि विशेष न्यायाधीश द्वारा विचारने, ये नहीं पढ़ा था यहाँ से अपन को, अच्छा हाँ ये भी पढ़ लिया था। सेक्शन 4
सेक्शन 4 देखेंगे। चलिए इसको मिटा लें, फिर सेक्शन 4 देखते हैं दोबारा से। सेक्शन 4 में क्या है अब इसको देखेंगे। ये पढ़ के रखना है, इंपॉर्टेंट है। देखिए छोटा एक्ट है, इसमें गलती नहीं होना चाहिए आपके। जब आप क्वेश्चन करने जाओ तो इन एक्टों में गलती नहीं होना चाहिए, इनमें बिल्कुल 0%। इसमें आपको गलती नहीं होना चाहिए, एक क्वेश्चन भी गलत नहीं होना चाहिए इन एक्टों में। देखिए कुछ एक्ट ऐसे तैयार करने हैं आपको जिनमें बिल्कुल गलती ना हो, ठीक है, तो सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। कुछ एक्ट ऐसे होते हैं जिनमें गलतियां नहीं होनी चाहिए, तो ये उन्हीं एक्टों में से एक एक्ट है जिसमें आपको गलती नहीं करना है, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएं, जितने भी वो पूछें, उससे मतलब नहीं कितने पूछते हैं, जितने भी वो पूछें क्वेश्चन, उतने क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए, ठीक है। तो ये उसी प्रकार का एक्ट है। अब देखिए सेक्शन 4। सेक्शन 4 कहता है विशेष न्यायाधीश द्वारा विचारणीय मामले, विचारणीय मामले। विशेष न्यायाधीश जो है कौन कौन से मामलों का जो है विचारण करेगा। तो ये आप जानते हैं कि अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराध और उसके षड्यंत्र, प्रयत्न और दुष्प्रेरण, ये शायद अपन ने पढ़ लिया था। तो अधिनियम, अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराध देखिए अधिनियम मतलब यही आपका जो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम है, इससे संबंधित अपराधों का विचारण करेंगे और साथ ही साथ उनके प्रयत्न, उनके षड्यंत्र, उनके और उनके प्रयत्न, दुष्प्रेरण और जो है आपके षड्यंत्र से संबंधित मामलों का भी विचारण करेंगे। मामले, इनका जो है विचारण कौन करेगा आपका? जी। हेलो, हाँ जी बताइए। ये कहाँ पर लिखा है सर, ये दुष्प्रेरण, प्रयत्न, षड्यंत्र? भाई साहब एक मिनट, सेक्शन पढ़ रहे हैं हम तीसरा, इसी में लिखा है 4 में विशेष न्यायाधीश का जो है, विशेष न्यायाधीश नियुक्त करने वाले जो अपराध है ना, ये सेक्शन 3 में लिखा है, सेक्शन 4 में उसको इकट्ठा करके, ठीक है ना। अच्छा, सेक्शन ठीक 3 ठीक। आपको मिल जाएगा। सेक्शन 3 जो है अब ऐसे लिखा कि 4 में विचारणीय मामले हैं, दुष्प्रेरण है, उनको क्या कहते हैं, विचारणीय मामले हैं, तो मैंने इसको इसमें लिख दिया, ठीक है। 6 ठीक कौन है। लोग कौन, अच्छा एक तो इसमें आप सेक्शन 3 पढ़ेंगे, सेक्शन 3 का दूसरा पढ़ेंगे तो इसमें लिखा है खंड का में, इसमें लिखा है अधिनियम के अधीन दंडनीय कोई अपराध, सेक्शन 3 में, सेक्शन 3 में लिखा है ये, लेकिन मैं सेक्शन 4 में लिखा रहा हूँ। क्यों लिखा रहा हूँ? क्योंकि विचारणीय मामलों से संबंधित है, तो उसको मैंने इसमें लिखा है, ठीक है, इसीलिए मैंने इसमें लिखा है इसको। सेक्शन 3 पढ़ेंगे आप तो उसमें लिखा है इस अधिनियम के अधीन दंडनीय कोई अपराध और खंड का में निर्दिष्ट अपराधों में से किसी को करने के लिए षड्यंत्र, उनका प्रयत्न और दुष्प्रेरण, ठीक है, उसमें लिखा हुआ है। इसका सेक्शन 3 से मिला के पढ़ेंगे तो आ जाएगा। मैंने इसको सेक्शन 4 में लिखा है। सेक्शन 3 में देखेंगे आप ए और बी लिखा है, उसके जो उसमें लिखा हुआ है, ए में ये लिखा है और बी में इसका वो लिखा है, ठीक है। मैंने इसको सेक्शन 4 में इसीलिए लिखा है क्योंकि विचारणीय मामले जो है उन 4 में पढ़ रहे, तो उसमें मैंने इसको लिखाया। तो सेक्शन 4 कहता है विशेष न्यायाधीशों द्वारा विचारणीय मामले, इसमें लिखा है दंड प्रक्रिया संहिता 1973 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी धारा 3 की उपधारा 1 में निर्दिष्ट अपराध विशेष न्यायाधीश द्वारा विचारणीय होंगे, इसीलिए मैंने इसको धारा 4 में लिखा है, क्योंकि धारा 4 कहती है कि धारा 3 में विनिर्दिष्ट अपराध जो है इसके द्वारा विचारणीय होंगे, तो वो धारा 3 की बात यहाँ आ गई, ठीक है, इसीलिए इसको यहाँ लिखाया है।
इसको क्लियर मतलब पूरा तोड़ के लिखा दिया है। धारा 3 की जो बात है वो इसमें लिखा दी, क्योंकि पहला जो क्लॉज कह रहा है वो ये कह रहा है कि सीआरपीसी में दंडनीय अपराध और जो है इस अधिनियम से दंडनीय जो अपराध है उनके प्रयत्न, दुष्प्रेरण और षड्यंत्र हैं वो जो है इस न्यायालय द्वारा क्या होंगे, विचारणीय होंगे, इसीलिए इसको यहाँ लिखा दिया। ठीक है। दूसरा, एक से अधिक विशेष न्यायाधीश होने पर, ये याद रखना है आपको, ये भी अपन ने देखा था, अगर मान लीजिए किसी जगह एक से अधिक विशेष न्यायाधीश हैं, एक से अधिक विशेष न्यायाधीश होने पर एक से अधिक अगर विशेष न्यायाधीश हैं किसी जगह, तो केंद्र सरकार द्वारा तय किया जाएगा कि कौन सा न्यायालय विचारण करेगा। एक से अधिक विशेष न्यायाधीश होने पर केंद्र सरकार द्वारा तय किया जाएगा कि कौन सा मजिस्ट्रेट या कौन सा न्यायालय, कि कौन सा न्यायालय विचारण करेगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर एक से अधिक विशेष न्यायाधीश हैं किसी स्थान पर, तो उनका निर्धारण जो है कौन करेगा, केंद्र सरकार करेगी। ये भी इंपॉर्टेंट है, केंद्र सरकार इस बात का निर्धारण करेगी कि उन विशेष न्यायाधीशों में से किस न्यायाधीश के द्वारा जो है विचारण किया जाएगा। इसके अलावा ये याद रखना है कि अधिनियम के अलावा अन्य मामलों का भी विचारण कर सकता है, अन्य मामलों का भी विचारण कर सकता है। ठीक है, तो ये दूसरी पॉइंट आपको याद रखना है कि अधिनियम के अलावा अन्य मामलों का भी जो है इस न्यायालय द्वारा क्या किया जा सकता है, विचारण किया जा सकता है। इस अधिनियम से संबंधित अपराधों का तो विचारण करेगा ही करेगा, और अन्य कोई अपराध है जो उससे रिलेवेंट है, जुड़े हुए हैं, जो अन्य विधि के अंतर्गत आते हैं, तो उनका विचारण भी जो है विशेष न्यायाधीश द्वारा किया जा सकता है। ये अपन ने कल पढ़ लिया था। एक और है इसमें फैक्ट कि विचारण यथासंभव 2 वर्ष के भीतर पूरा किया जाएगा। तो विचारण कितने समय के भीतर पूरा किया जाएगा, विचारण यथासंभव मतलब कोशिश की जाएगी कि विचारण जो है 2 वर्ष के भीतर समाप्त हो जाए, 2 वर्ष के भीतर किया जाएगा। मतलब एक तरीके से लिमिटेशन आ गया है कि भाई 2 वर्ष के भीतर पूरा करने की जो है कोशिश की जाएगी। अगर मान लीजिए 2 वर्ष के भीतर पूरा नहीं हो पाता तो 6 माह की अवधि और बढ़ाई जा सकती। कोशिश की जाएगी कि 2 वर्ष में पूरा हो जाए, लेकिन किसी कारणवश अगर 2 वर्ष के भीतर पूरा नहीं हो पाता है तो 6 माह की अवधि और बढ़ाई जा सकती है। 2 वर्ष के भीतर पूरा नहीं होता है, सीधा लिखते हैं विचारण पूरा नहीं होता है तो 6 माह की अवधि बढ़ाई जा सकती है। ये याद रखना है। इसका मतलब है कि अगर 2 वर्ष के भीतर पूरा नहीं हुआ तो एक बार में जो है 6 माह की अवधि जो है ये लोग बढ़ा सकते हैं। न्यायालय द्वारा 6 माह की जो है अवधि बढ़ाई जा सकती है अगर 2 वर्ष के भीतर पूरा नहीं हो पाता है तो। लेकिन कुल विस्तारित अवधि या कह लीजिए कुल अधिकतम अवधि जिसके भीतर विचारण पूरा करना ही पड़ेगा, तो कुल विस्तारित अवधि जो है 4 वर्ष से अधिक नहीं होगी। कुल विस्तारित अवधि 4 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
ये याद रखना है आपको कि कुल विस्तारित अवधि अधिकतम कितनी है, 4 वर्ष है। तो 4 वर्ष से अधिक जो है विस्तारित अवधि नहीं होगी। इंपॉर्टेंट है, सारा पूरा सेक्शन इंपॉर्टेंट है ना। और इसमें आपको कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं कि प्रयत्न दुष्प्रेरण, क्योंकि पहला जो आपका क्लॉज लिखा है इसमें वो ये कहता है चौथे सेक्शन के कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी धारा 3 की उपधारा 1 में निर्दिष्ट अपराध विशेष न्यायाधीश द्वारा विचारणीय होंगे। इसका मतलब यही है जो अपन ने लिखा है, इसको अपन ने पूरा लिख लिया है, ठीक है। इसका अर्थ यही है कि अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराध और जो उनके प्रयत्न उनके जो प्रयत्न दुष्प्रेरण और षड्यंत्र है उनसे संबंधित अपराधों का जो है विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जाएगा। क्योंकि धारा 3 का जो पहला क्लॉज है उसमें क्या लिखा है कि इस अधिनियम के अधीन दंडनीय कोई अपराध, जो पहला ए है, बी कहता है कि उन अपराधों के षड्यंत्र, प्रयत्न और दुष्प्रेरण। तो वही बात अपन ने उठा के कहाँ रख ली, पूरा खोल के कहाँ रख लिया, यहाँ रख लिया, बस अंतर कुछ नहीं, ठीक है। तो यहाँ या फिर अपन ये लिख लें कि धारा 3 में दंडनीय अपराध, बात हुई है, ठीक है। तो ये है इसको, इसका पूरा जो है आंसर, ठीक है, इसको याद रखेंगे। अब देखिए प्रक्रिया और शक्तियों के बारे में बात की गई है। धारा जो है 5 काय से संबंधित है, प्रक्रिया और शक्ति से। धारा 5 इसकी जो है प्रक्रिया और शक्तियां। धारा 5 याद रखना है पहले तो, कभी है काय से। देखिए पहला पॉइंट इसमें याद रखना है कि सुपुर्दगी के बिना विचारण कर सकता है, ये याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट है। सुपुर्दगी, सुपुर्दगी के बिना विचारण कर सकता है। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब है कि जो विशेष न्यायालय है वो सुपुर्दगी के बिना बगैर कमिट किए हुए मामले का विचारण कर सकता है। ऐसा इसीलिए लिखा है क्योंकि आप जानते हैं सीआरपीसी जब आप पढ़ेंगे इस बात को आप जानते हैं कि सेशन न्यायालय की जो कोई मामला जाता है वो नॉर्मली कमिट होकर के जाता है, लेकिन यहाँ ये कह दिया गया है कि अगर विशेष न्यायालय चूंकि सेशन न्यायालय ही है तो इसमें जो है सुपुर्दगी के बिना जो है विचारण अधिकार एवं प्रक्रिया, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अधिकार, प्रक्रिया और शक्तियां, सॉरी, प्रक्रिया और विशेष न्यायाधीश की शक्ति, अधिकार और शक्तियां नहीं है। देखिए अब भाषा पे मत जाइए, देखिए क्या कुछ एक्टों में लिखा है प्रक्रिया और शक्तियां, किसमें लिखा है अधिकार और शक्तियां, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये एक ही है, प्रक्रिया और शक्तियां या अधिकार और शक्तियां कह लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो भाषा का अंतर हो जाता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। अधिकार और शक्तियां कह लो, शक्तियां भी अधिकार ही होती है ना, अधिकार और शक्तियां कह लो चाहे प्रक्रिया और शक्तियां। मेरे एक्ट में लिखा है प्रक्रिया और शक्तियां, आप किसी के में लिखा हुआ अधिकार और शक्तियां, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो लैंग्वेज की बात है, भाषा का अंतर है, अधिकार और शक्तियां लिख लो, कोई भी दिक्कत नहीं उससे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो पेयर एक्टों में कहीं कहीं अलग अलग हो जाता, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ एक्टों में प्रक्रिया और शक्ति लिखी, कुछ में अधिकार और शक्तियां लिखा, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। सेक्शन 5 देखिए आप, ठीक है। तो सेक्शन 5 याद रखें कि भैया इसमें जो है सुपुर्दगी के बिना और विचारण जो है किया जा सकता है। सेक्शन 6 में आपकी में शक्तियां हैं, मेरे में सेक्शन 5 में ही लिखा हुआ है, एक मिनट, सेक्शन 6 अभी देख लें। सेक्शन 6 में शक्ति काय की है, संक्षिप्त विचारण करने की शक्ति, दोनों में अंतर होता है। सेक्शन 6 में संक्षिप्त विचारण करने की शक्ति है, ना कि शक्ति, ठीक है, संक्षिप्त विचारण है सेक्शन न्यायालय। आप उसको शक्ति लिखो ना लिखो कोई मतलब नहीं है। सेक्शन 6 जो है आपका संक्षिप्त विचारण से संबंधित है, ठीक है, इतना याद रखना। सेक्शन 6 संक्षिप्त विचारण से, ना कि शक्तियों से, ठीक है, अंतर है दोनों में। ये शक्ति से संबंधित हो गया और ये संक्षिप्त विचारण करने की शक्ति से संबंधित है, इतना है, दोनों में अंतर। तो देखिए डायरेक्ट कभी कभी क्या होते हैं कुछ कंपनी वाले या कुछ जो नॉर्मली जो चलते नहीं है वो अगर आप डायरेक्ट खरीदोगे तो में यही रहता है ना।
तो ये डायरेक्ट का भी अंतर रहता है और कंपनी वाइज भी अंतर रहता है। मेरा इलाहाबाद पब्लिकेशन का है, आपका कोई दूसरा पब्लिकेशन होगा, है ना, उसका अंतर हो जाता है, बाकी कुछ नहीं है। और धारा 6 की बात करें तो धारा 6 संक्षिप्त विचारण से संबंधित है, ठीक है। तो वो शब्द है, उस पे मत जाइए आप, ठीक है। ये शक्तियों का तो यही है, सेक्शन 5 शक्तियां हैं। और धारा 6 की बात करेंगे आप तो धारा 6 जो है आपका संक्षिप्त विचारण करने की शक्ति है, समरी की बात करते हैं ना, जो पावर ऑफ ट्राई। तो संक्षिप्ततः विचारण करने की शक्ति से संबंधित है धारा 6, दोनों में अंतर है, ठीक है। अब चलिए इसको देखते हैं। तो सुपुर्दगी के बिना जो है विचारण कर सकता है, पहला आपको इसमें ये याद रखना है। दूसरा आपको याद रखना कि वारंट मामलों के विचारण की प्रक्रिया का पालन करेगा। किस प्रक्रिया का पालन करेगा? वारंट। देखिए, अगर आपको ऊपर हेडिंग में अगर प्रॉब्लम हो ना तो आप उसके अंदर पढ़ लो। जब आप उसके अंदर पढ़ लोगे तो आप खुद समझ जाओगे कि इसकी हेडिंग क्या होनी चाहिए। देखिए ये क्या कह रहा है, वारंट मामले के विचारण की प्रक्रिया का पालन करेगा। वारंट मामले के विचारण की प्रक्रिया का पालन करेगा, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको कि भाई इस अधिनियम के तहत जो न्यायालय है वो वारंट मामले की जो विचारण की प्रक्रिया जो होती है उसका पालन जो है इस अधिनियम से संबंधित जो अपराध हैं उनके विचारण करने में करेगा। तो इसका मतलब ये है कि प्रक्रिया से संबंधित ही है धारा, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर से मतलब नहीं, ठीक है। अपन को ये याद रखना अंदर के भैया अंदर क्या है इसका, और अंदर ही से पूछा जाएगा कि भाई विचारण की प्रक्रिया कहाँ है, यहाँ है, धारा 5 में है, ठीक है। तो धारा 5 कह रहा है, पहला देखिए जो अपन पढ़ रहे हैं ये सब विचारण ही तो है कि भाई सुपुर्दगी के बिना जो है विचारण कर सकता है। क्या कह रहा है कि भाई सुपुर्दगी के बिना विचारण कर सकता है, वारंट मामले के विचारण की प्रक्रिया का पालन करेगा, ठीक है। तो ये भी याद रखना है कि वारंट मामले के जो है विचारण की प्रक्रिया का पालन करेगा। तीसरा याद रखना है, साक्ष्य प्राप्त करने की दृष्टि से क्षमादान प्रदान कर सकता है। साक्ष्य प्राप्त करने की दृष्टि से प्राप्त करने की दृष्टि से क्षमादान प्रदान कर सकता है। ये भी याद रखना है आपको कि भैया न्यायाधीश जो है या कह लीजिए विशेष न्यायाधीश जो है, अगर उसको लगता है कि कोई एविडेंस नहीं है, अब सामने वाला जो भी व्यक्ति है उससे साक्ष्य प्राप्त करने की दृष्टि से उसको लगता है कि भैया इसको सरकारी गवाह बना लिया जाए, इसको समाधान कर दिया जाए, तो वो भी कर सकता है। ऐसा कब करते हैं? जब साक्ष्य नहीं होता है तो किसी को तोड़ दिया जाता है और न्यायाधीश कहता है भैया आपको समाधान कर दी जाएगा, आप सच सच बता दो, तो ऐसा भी कर सकता है न्यायालय। अगर साक्ष्य प्राप्त करने की दृष्टि से क्या कर सकता है, किसी व्यक्ति को क्षमादान भी कर सकता है। विशेष न्यायाधीश का न्यायालय सेशन न्यायालय समझा जाएगा, ये तो आप जानते ही हैं। विशेष न्यायाधीश का न्यायालय, विशेष न्यायाधीश का न्यायालय सेशन न्यायालय समझा जाएगा। ठीक है, तो ये भी याद रखें कि विशेष न्यायाधीश का जो न्यायालय है क्या समझा जाएगा, सेशन न्यायालय समझा जाएगा। अगला पॉइंट इसमें है, देखिए काफी अच्छा जो एक्ट है इसको बिल्कुल गलत ना करना है, आपको बिल्कुल याद रखना है। इसमें जो भी कंफ्यूजन हो बिल्कुल पूछिए, बेझिझक पूछिए, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, पूछना जरूरी है, कंफ्यूजन रखने से अच्छा पूछ लो, है ना, पूछने में कोई बुराई नहीं होती, सभी बच्चे हैं सभी सीखते हैं। लॉ कोई ऐसी चीज नहीं है कि कोई सर्वज्ञ हो जाए, हम भी सीख रहे हैं आप भी सीख रहे हो, सभी सीखते रहते हैं, जिंदगी भर सीखने की चीज है ये, इसमें कोई ज्ञाता नहीं होता। लॉ एक ऐसी चीज है कि जिसमें कोई कोई ज्ञाता नहीं हो सकता, सुप्रीम कोर्ट का जज ही क्यों ना हो, है ना, तो कोई ज्ञाता नहीं होता है इसमें, सब सीखते हैं, जिंदगी भर सीखते हैं इसमें। अब आगे देखिए, विशेष न्यायाधीश का न्यायालय सेशन न्यायालय समझा जाएगा, यह पुनः लिखा। आगे लिखेंगे कि देखेंगे अभियोजन का संचालन करने वाला व्यक्ति क्या समझा जाएगा, लोक अभियोजक समझा जाएगा। इस अधिनियम इसमें जो है अभियोजन, विशेष न्यायालय में जो अभियोजन का संचालन
करने वाला व्यक्ति लोक अभियोजक समझा जाएगा। अब इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है लोगों को। पहले अपन ने लिखा कि विशेष न्यायाधीश का जो जो न्यायालय है उसको सेशन न्यायालय समझा जाएगा। दूसरा अपन ने लिखा कि अभियोजन का संचालन करने वाला व्यक्ति जो पैरवी करता है सरकार की तरफ से वो क्या समझा जाएगा, लोक अभियोजक समझा जाएगा। अब कई कई गाइडों में आपको लिखा होगा कि विशेष न्यायालय इस अधिनियम के तहत जो विशेष न्यायालय है उसमें जो है मामलों का संचालन करता है विशेष लोक अभियोजक, उधर लिख देते हैं विशेष लोक अभियोजक। अब देखिए जी प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो हाँ विशेष लोक अभियोजक ही करता है। जब विशेष न्यायालय है तो उसमें कौन करेगा, विशेष लोक अभियोजक करेगा। प्रैक्टिकली करते ही विशेष लोक अभियोजक, विशेष न्यायालय होता है तो विशेष लोक अभियोजक ही करता है मामले का। लेकिन यहाँ ऐसा कोई शब्द आया नहीं है अधिनियम में कि भाई विशेष लोक अभियोजक कहा गया हो। यहाँ तो सीधा ये कहा गया कि उसे लोक अभियोजक समझा, लोक अभियोजक समझा जाएगा। इसका मतलब ये है कि जब सेशन न्यायालय समझा जा रहा है तो स्वाभाविक सी बात है कि जो विशेष लोक अभियोजक है उसे लोक अभियोजक ही समझा जाएगा। ये अर्थ है उसका इस मामले में। अगर इस तरीके से अगर उसका अर्थ लगाएं तो उसका अर्थ ये है कि जब विशेष न्यायाधीश को सेशन न्यायालय समझा जा रहा है तो जो विशेष लोक अभियोजक है उसको लोक अभियोजक ही समझा जाएगा, है ना। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है इसमें आपको कि भाई क्या समझा जाएगा, ठीक है। तो विशेष लोक अभियोजक है तो उसे लोक अभियोजक ही समझा जाएगा। इस अधिनियम के तहत जो मामलों को संचालन कर रहा है उसे लोक अभियोजक समझा जाएगा। जब विशेष न्यायाधीश को सेशन न्यायालय समझा जा सकता है तो विशेष लोक अभियोजक भी कौन होता है, लोक अभियोजक ही तो होता है, तो उसे लोक अभियोजक समझा जाएगा। लेकिन अगर माना जाए कि हमारे पास क्वेश्चन आता है कि भाई कौन करेगा तो हम यही लगाएंगे, क्योंकि जो हमारे में जो है आंसर जो बनते हैं डायरेक्ट वाइज बनते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम आंसर यही लगाएंगे कि लोक अभियोजक करेगा। मामले का संचालन कौन करेगा इस अधिनियम के तहत, लोक अभियोजक करेगा, हम यही लगाएंगे, ठीक है। ये इसीलिए याद रखना है। प्रैक्टिकली देखा जाए तो विशेष लोक अभियोजक ही करता है, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन आता हमारा तो हम यही लगाएंगे कि भाई लोक अभियोजक करेगा, बस इतना याद रखना है ना। तो उसमें कंफ्यूजन नहीं करना है, क्योंकि हमारे जो क्वेश्चन आंसर बनते हैं वो डायरेक्ट वाइज ही बनते हैं। अब आगे देखिए, विशेष न्यायाधीश का कोई भी दंडादेश, विशेष न्यायाधीश कोई भी दंडादेश पारित या दे सकता है, पारित कर सकता है या दे सकता है। याद रखें कि विशेष न्यायाधीश कोई भी दंडादेश पारित या दे सकता है। ये भी याद रखना है कि इस अधिनियम के तहत जो विशेष न्यायाधीश है वो कोई भी दंडादेश पारित कर सकता है या फिर जो है दे सकता है। विशेष न्यायाधीश जिला न्यायाधीश की सभी सिविल शक्तियों और कृत्यों का भी प्रयोग कर सकता है। ये भी याद रखना है, विशेष न्यायाधीश, ये भी इंपॉर्टेंट है, विशेष न्यायाधीश किसकी, जिला न्यायाधीश की। अब भाई साहब जिला न्यायाधीश और सेशन न्यायालय में क्या अंतर होता है, अभी कौन बताएगा, ये कौन बताएगा, ये चलिए क्या अंतर होगा, क्या क्या बोल रहे हैं सर आप? बोलिए बोलिए। क्या क्या बोल रहे हैं आप? ये पूछ रहा हूँ कि जिला न्यायाधीश और सेशन न्यायाधीश में क्या अंतर है। वो जिला न्यायाधीश सर सिविल मामले देखता है क्या? है? कि सभी और कोई दोनों मामले देखता है जिला न्यायालय। दोनों और नेहा नहीं बताएंगी, नेहा जी बताएंगी, नेहा जी बताएंगी। नेहा नेहा आप बताइए।
सेशन न्यायाधीश और जिला न्यायाधीश में क्या अंतर होता है? जी सर। हाँ वो बताइए। सर जब वो जो क्रिमिनल केसेस सुनते हैं उस टाइम पर वो सेशन न्यायाधीश कहलाते हैं। जी। और जब सिविल मामले की सुनवाई होती है उस टाइम पर जिला न्यायाधीश कहलाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं नेहा जी, आप सुन लिया सबने। जब सेशन न्यायालय जो है, जब क्रिमिनल मैटर सुनता है न्यायाधीश, होते एक ही हैं वो दोनों। आपने देखा भी होगा, जब आप देखा होगा जिला न्यायालय के बाहर क्या लिखा रहता है? जिला एवं सत्र न्यायाधीश लिखा रहता है ना, जिला एवं सत्र न्यायाधीश ये लिखा रहता है। हिंदी में सेशन को ही सत्र बोलते हैं ना, सत्र न्यायाधीश। तो ये लिखा रहता है ना कोर्ट के बाहर, आपकी डिस्ट्रिक्ट में जो भी कोर्ट होगा उसमें क्या लिखा रहता है? जिला एवं सत्र न्यायाधीश। तो क्या अलग अलग व्यक्ति होते कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश? एक ही होता है ना। लेकिन जब वो सिविल मैटर सुनता है तो उसको क्या बोलते हैं? जिला न्यायाधीश। और जब वो क्रिमिनल सुनता है तो उसको बोलते हैं सेशन न्यायाधीश। ऊपर लिखा रहता है जिला एवं सत्र न्यायाधीश। आप पढ़ते नहीं हो, जब कोर्ट जाते हो आप इकट्ठा पढ़ना, उसमें लिखा रहता है जिला एवं सत्र न्यायाधीश। ठीक है, तो वही अंतर है, कुछ नहीं है। तो इसमें ये कह रहा है कि विशेष न्यायाधीश जो है, जो उसको जिला न्यायाधीश की भी सभी जो है सिविल शक्तियां होंगी। मतलब क्या? मतलब वही किसी को बुलाना के लिए उसको समन करना है, वो सारी शक्तियां होती है ना, जो समन वगैरह करना, किसी को नोटिस वगैरह देना, बुलाना अपने पास, वो सारी शक्तियां भी जो है इस न्यायाधीश को होंगी। किसी को भी समन कर सकता है, किसी को भी बुला सकता है अपने पास। तो वो जो, क्योंकि समन वगैरह करना क्या है? सिविल प्रोसीजर है, तो उसकी की जो है सिविल न्यायाधीश की जो शक्तियां होती हैं वो इसके पास भी होंगी। वो किसी को भी क्या कर सकता है? समन कर सकता है, बुला सकता है ना। ये सारी शक्तियां भी जो है इस अधिनियम के तहत जो है जिला न्यायाधीश को, सॉरी क्या कहते हैं आपका, विशेष न्यायाधीश को प्राप्त होंगी। तो ये याद रखना कि एक तो सुपुर्दगी के बिना विचारण कर सकता है, दूसरा वारंट मामले की प्रक्रिया का जो है पालन करेगा, तीसरा याद रखना है साक्ष्य प्राप्त करने की दृष्टि से जो है क्षमादान भी कर सकता है, चौथा याद रखना है कि विशेष न्यायाधीश का जो न्यायालय है, सेशन न्यायालय जो है, समझा जाएगा। और चौथा याद रखना है कि अभियोजन का संचालन करने वाला जो व्यक्ति है इस अधिनियम के तहत क्या समझा जाएगा? लोक अभियोजक समझा जाएगा। और चौथा याद रखना है कि विशेष न्यायाधीश कोई भी दंडादेश इस अधिनियम के तहत जो है पारित कर सकता है। और विशेष न्यायाधीश जो है जिला न्यायाधीश की सभी सिविल शक्तियों दो दो बार लिख दिया मैंने, और कृत्यों का जो है पालन कर सकता है। तो सभी सिविल शक्तियों और कृत्यों का जो है पालन क्या कर सकता है? विशेष न्यायाधीश द्वारा किया जा सकता है। अब देखेंगे धारा 6 जो है संक्षिप्त विचारण करने की शक्ति। संक्षिप्त विचारण करने की शक्ति। थोड़ा सा ये हो जाए फिर आप इन लोगों से पढ़वाएंगे एक एक दिन एक आदमी से पढ़वाया करेंगे, समझाया करिए आप लोग में से एक ही आदमी। ठीक है ना? तो अच्छे ढंग से पढ़ लीजिए आप। एक दिन एक आध दिन आप लोगों से ही समझवाएंगे पूरी चीजें कि बताइए क्या होता है। ठीक है, इत्मीनान से पढ़िए। देखिए बिल्कुल पढ़ाई में मजा आना चाहिए, तब पढ़ाई में देखिए पढ़ाई में जो है, जब आदमी पढ़ाई करता है तो मजे से करना चाहिए। बोझ समझ के करोगे ना तो दिक्कत आती। बोझ मत समझो, मजे से पढ़ो। पढ़ाई में मजा आना चाहिए बस। वो क्या होगा क्या नहीं होगा वो छोड़ दो, उस पे विचार ही नहीं करना है। कौन सी क्या होना है क्या नहीं होना है, बोझ लेके सफलता प्राप्त नहीं होती। बोझ बिल्कुल नहीं लेना है कि भाई बोझ है दिमाग में। कई लोगों को टेंशन ही रहती कि नहीं हुआ तो क्या हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, उस पर कोई विचार नहीं करना। क्योंकि आपकी जब नींव अच्छी होगी तो क्यों नहीं होगा, अपने आप होगा। नींव अच्छी होगी, पढ़ाई अच्छी होगी तो ऑटोमेटिक होगा, तो सोचने की जरूरत ही नहीं। अब देखिए संक्षिप्त विचारण करने की शक्ति है धारा 6 में। संक्षिप्त या संक्षिप्ततः विचारण करने की शक्ति। क्या कुछ और है किसी में? आपको कुछ और लग रहा है इस सेक्शन में? कुछ और है कि यही है संक्षिप्त ही विचारण? संक्षिप्त ही विचारण है इस धारा 6 में। धारा 6 में क्या है? संक्षिप्त विचारण करने की जो है शक्ति। अब इसमें एक पॉइंट आपको याद रखना है पहले तो, कि आवश्यक वस्तु अधिनियम, ये याद रखना है। आवश्यक वस्तु
अधिनियम 1955, ये एक्ट का नाम याद रखना है कि धारा 12A, धारा 12A का पहला क्लॉज, ठीक है, 12(1)A मतलब है पहला क्लॉज, 12A का पहला क्लॉज में विनिर्दिष्ट अपराध का संक्षिप्त विचारण कर सकता है, में विनिर्दिष्ट अपराध का क्या कर सकता है, संक्षिप्त विचारण कर सकता है। ये याद रखना है आपको, ये याद रखना है कि इस अधिनियम जो के तहत जो संक्षिप्त विचारण करने की जो है विशेष न्यायाधीश की शक्ति है, उसमें अगर कोई अपराध ऐसा है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 12(1) के पहले क्लॉज में अगर आता है या बताया गया, विनिर्दिष्ट मतलब बताया गया है, ऐसे अपराध का विचारण जो है, ऐसे अपराध का जो है संक्षिप्त विचारण जो है विशेष न्यायाधीश द्वारा किया जा सकता है। तो इंपॉर्टेंट है ये, कौन से अपराधों का संक्षिप्त विचारण करेगा, जो 12A की जो है उपधारा 1 में बताए गए हैं, ऐसे अपराधों का जो है इस अधिनियम इस जो कह लीजिए विशेष न्यायालय द्वारा क्या किया जा सकता है, संक्षिप्त विचारण किया जा सकता है। संक्षिप्त विचारण तो आप जानते हैं समरी ट्रायल उसके द्वारा जो है विचारण किया जा सकता है। इसमें दूसरा याद रखना है कि संक्षिप्त विचारण में 1 वर्ष से अनधिक का कारावास पारित किया जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। संक्षिप्त विचारण में 1 वर्ष से अनधिक का कारावास, सीधा लिख देता हूं, कारावास का दंडादेश, कारावास का दंडादेश पारित किया जा सकता है। क्या मतलब है, मतलब ये है कि जो संक्षिप्त विचारण, वैसे नॉर्मली आप देखते हैं सीआरपीसी में कितनी सजा होती है संक्षिप्त विचारण। अच्छा ये भी बताओ, अब कौन बताएगा कि अवधि की जो है सजा या दंडादेश पारित किया जाता है, संक्षिप्त विचारण में कितनी अवधि का दंडादेश पारित किया जाता है, कौन बताएगा भाई, कोई तो बताएगा भाई, संक्षिप्त विचारण में कितना बता, कृतिका बताएगी, कृतिका, हाँ 3 महीने, 3 माह, 3 माह का है ना, 3 माह का किया जाता है, बिल्कुल सही, 3 माह का किया जाता है। लेकिन ये क्या कह 1 साल तक दे सकता है, इसीलिए इसको याद रखना जरूरी है कि नॉर्मली अपन जानते हैं कि भैया 3 माह का होता है संक्षिप्त विचारण में, लेकिन यहाँ कितना हो सकता है, यहाँ 1 वर्ष तक जो है दे सकता है। तो ये याद रखना, यहाँ संक्षिप्त विचारण भले ही वो कर रहा है, फिर भी जो है 1 वर्ष तक की जो है सजा वो इस अधिनियम के तहत दे सकता है, पारित कर सकता है। अगला पॉइंट इसमें याद रखना है आपको कि यदि संक्षिप्त विचारण में 1 माह का कारावास और 2000 रुपए का जुर्माना दिया जाता है, यदि इस अधिनियम के तहत संक्षिप्त विचारण में 1 माह का कारावास, ये याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है, 1 माह का कारावास और 2000 रुपए का जुर्माना, 2000 रुपए का जुर्माना दिया जाता है, तो उसकी कोई अपील नहीं होगी, तो उसकी कोई अपील नहीं होगी, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना आप इसका, अपील नहीं होगी।
ये भी महत्वपूर्ण है, याद रखना है आपको कि यदि संक्षिप्त विचारण में, वैसे तो आप जान रहे हैं कि अधिकतम जो है इस अधिनियम के तहत संक्षिप्त विचारण में जो न्यायालय जो है 1 वर्ष तक की जो है सजा दे सकता है, लेकिन मान लीजिए उसने 1 माह की सजा और 2000 रुपए का ही जो है जुर्माना या कह लीजिए सजा दी है, जुर्माना दिया है, तो ऐसे में जो है उस अपराध की जो है कोई अपील नहीं होगी, मतलब ये अपील योग्य नहीं है। अगर 1 माह की सजा और 2000 रुपए का जुर्माना अगर जो है न्यायालय द्वारा दिया जाता है तो इसकी कोई अपील नहीं होगी। दोनों इंपॉर्टेंट है, एक ये वाला फैक्ट इंपॉर्टेंट है और ये वाला इंपॉर्टेंट है, इन दोनों पे क्वेश्चन बनता है, ठीक है, याद रखना है आपको। धारा 6 आपकी जो है संक्षिप्त विचारण से संबंधित है। अब जो है अध्याय 7 है इसका, अध्याय 7 कहता है अपराध और शास्तियों से संबंधित है, सॉरी अध्याय 7 नहीं, अध्याय 3, अध्याय 3 है, धारा 7 है, अध्याय 3 धारा 7, अध्याय 3 और धारा जो है 7, तो धारा 7 देखेंगे। धारा 7 क्या कहती है, अगला अध्याय है अध्याय 2, सॉरी 3, अध्याय 3 है अपराध और शास्तियां और धारा जो है आपकी 7। अब धारा 7 कहती है लोक सेवक को रिश्वत दिए जाने से संबंधित अपराध। लोक सेवक को रिश्वत, इसमें जो ज्यादा आपको कोई खास नहीं है, रिश्वत दिए जाने से संबंधित अपराध, ठीक है, कौन सा है, चैप्टर 3 है ये, ठीक। इसमें केवल आपको पनिशमेंट याद रखना है कि अगर कोई व्यक्ति जो है, कोई ऐसा लोक सेवक जो है किसी व्यक्ति से इस आशय से कोई असम्यक लाभ प्राप्त करता है। अब देखिए दोनों धारा में कंफ्यूजन होती है इसकी लैंग्वेज की वजह से। इसमें जो है जो लैंग्वेज दे रखी है कि धारा 7 क्या कहती है, लोक सेवक को रिश्वत दिए जाने से संबंधित अपराध, और धारा जो है आप 8 पढ़ोगे तो धारा जो है आप सॉरी 7A भी है, उसके बाद धारा 8 पढ़ोगे तो धारा 8 क्या कहती है, किसी लोक सेवक को रिश्वत देने संबंधी अपराध। दोनों की भाषा इस तरीके की है कि ऐसा लगता है कि दोनों जो है एक ही जो है सेंटेंस बना के रख दिया हो, ठीक है। तो इसको समझने के लिए आप कैसे समझेंगे कि दोनों में क्या अंतर है, तो इसको समझने के लिए आपको याद रखना है कि धारा जो 7 है वो आपको जो है रिश्वत लिए दिए, इसमें लिखा है दिए जाने से संबंधित, तो दिए जाने का मतलब ये यहाँ लिए जाने से बात कर रहा है कि जब लोक सेवक आपसे रिश्वत लेता है, मांगता है, ठीक ना, मांगना लिख लीजिए इधर। तो इस तरीके से आपको याद रहेगा कि ये लोक सेवक द्वारा रिश्वत मांगी जा रही है उससे संबंधित अपराध है, कि लोक सेवक जब आपसे खुद मांगता है, रिश्वत मांगता है, काम करने के एवज में आपसे पैसा लेता है, वो वाली धारा है ये धारा 7। वरना आप इन दोनों की भाषा देखेंगे धारा 7 और 8 की एक सी है। आप पढ़ लीजिए लोक सेवक को रिश्वत दिए जाने से संबंधित अपराध, और धारा 8 पढ़ेंगे तो धारा 8 कहती है किसी लोक सेवक को रिश्वत देने से संबंधित अपराध। तो भाषा थोड़ी अटपटी सी उन्होंने ठीक नहीं बनाई, पहले जो शब्द थे पुराने एक्ट में वो ज्यादा बेहतर थे, इन्होंने सुधार करके जो करा है तो उनने वो जो है सही जो है इसका ट्रांसलेशन कह लीजिए सही नहीं बनाया है। तो याद रखें कि ये लोक सेवक को जो है रिश्वत मांगने से संबंधित अपराध है। जब लोक सेवक रिश्वत मांगता है, आप इसको पढ़ेंगे भी तो भी स्पष्ट हो जाएगा। पहला कहता है कि किसी व्यक्ति से इस आशय से कोई असम्यक लाभ अभी प्राप्त करता है या प्रतिकृत करता है या अभी प्राप्त करने का प्रयास करता है कि वो चाहे वह स्वयं या किसी अन्य लोक सेवक द्वारा किसी लोक कर्तव्य का कार्यपालन अनुचित रूप से या बेईमानी से किए जाए या करवाए, कुल मिला के पैसा मांग रहा है। असम्यक लाभ का मतलब क्या है, अनुचित लाभ जो है वो मांग रहा है, इसके लिए है। तो अगर कोई जो है लोक सेवक अनुचित लाभ कह लीजिए या असम्यक लाभ जो है प्राप्त करने की कोशिश करता है इस अधिनियम के तहत या इस धारा के तहत, तो ऐसे लोक सेवक को जो है 3 से 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। केवल सजा याद रखना है, 3 से 7 वर्ष तक का कारावास एवं जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, दंडित किया जा सकता है, ये आपको याद रखना है, दंडित किया जा सकता है।
और ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है। सेक्शन याद रख लेना कि मांगने वाला सेक्शन है, और अगर 3 से ऐसा अगर कोई लोक सेवक आपसे पैसा मांगता है, सीधा याद रखना आपको कि अगर लोक सेवक आपसे कोई पैसा मांगता है, मांग करता है, असाम्यक लाभ प्राप्त करता है, तो ऐसे लोक सेवक को जो है 3 से 7 वर्ष तक का कारावास एवं जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। या तो वो स्वयं के लिए प्राप्त कर रहा होगा या किसी अन्य लोक सेवक के लिए प्राप्त कर रहा होगा। जो आप जाते हैं ना कोई काम कराने, तो उसके बारे में, तो वहां आपसे मांग की जा रही है पैसों की, बस इतना याद रखना। और साथ ये देखिए क्या कहता है, लोक सेवक को प्रभावित करके असम्यक लाभ लेना, लोक सेवक को प्रभावित करके असम्यक लाभ लेना, 7A है इसमें। 7A कहता है लोक सेवक को प्रभावित करके असम्यक लाभ लेना। सेवक को प्रभावित करके असम्यक लाभ लेना। ये क्या कह रहा है भाई कि लोक सेवक को प्रभावित करके असम्यक लाभ लेना। ये लिखा है भ्रष्ट या अविधिपूर्ण साधनों द्वारा या निजी प्रभाव का प्रयोग करके किसी लोक सेवक को प्रभावित करके असम्यक लाभ लेना। कि ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कोई भी जो कोई भ्रष्ट या अविधिपूर्ण साधनों द्वारा निजी प्रभाव का प्रयोग करके, मतलब अपने पद का असर डाल के किसी व्यक्ति पे, जैसे कि उदाहरण के लिए मान लो, क्या मतलब है उदाहरण के लिए अपन कैसे समझेंगे कि भाई कैसा असर डाला। मान लो आपने देखा हो ना, नेता बन गए, विधायक बन गए, सांसद बन गए, अब लोक सेवकों से काम कराना, उनको फोन लगा दिए कि भाई साहब ये हमारा आदमी है, काम करना है, वो उस तरीके के अपराध है। आपने अपने पद का दुरुपयोग करके जो है लोक सेवक पे असर डाल रहे हैं, उससे काम करा रहे हैं, है ना, किसी तरीके से भी, या उसको गलत काम करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, तो वो वाले अपराध इसमें आते हैं। ठीक है, आप विधायक जी आपने फोन सुने ही होंगे कि भैया काम करो, हमारा आदमी है, छोड़ दो, क्यों पकड़ा उससे, चाहे उसने कोई अपराधी क्यों ना किया, विधायक जी असर डाल रहे हैं कि भैया छोड़ो उसे। तो उस टाइप के अपराध है ये, कि लोक सेवक में जो है गलत असर डाल करके जो है आप उससे अगर काम कराते हो, तो सेम सजा इसमें भी है। इसमें भी जो है 3 वर्ष से जो है 7 वर्ष तक का जो है, 3 से जो है 7 वर्ष तक का कारावास एवं जुर्माना। ठीक है, सेम सजा है, ऊपर जो सजा है वही सजा इसमें, जुर्माने से तो लिखने की जरूरत, इतना ही लिख दिया मैंने, है तो 3 से 7 वर्ष तक का कारावास एवं जुर्माने से जो है यहाँ भी जो है दंडित किया जा सकता है। तो ऊपर वाली जो सजा है सेम सजा इसमें है, बस अंतर इतना है कि यहाँ पे जो है लोक सेवक पे असर डाल करके जो है काम कराया जा रहा है, अपने पद का दुरुपयोग कराया जा रहा है ना। ऐसा नहीं कि विधायक जी, और भी लोग आ सकते हैं, जो भी लोग लोक सेवक पर असर डालने के काबिल हैं या लोक सेवक को जो है असर डाल सकते हैं, वो लोग इसमें आते हैं। यहाँ तक कि वरिष्ठ ऑफिसर अगर कोई है, उसका मान लीजिए कोई जूनियर ऑफिसर है, उस पर असर डाल के अपने पद का दुरुपयोग करा के अगर उससे काम कराता है, गलत काम कराता है, तो वो भी इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो उस पर असर डाल सकते हैं जो लोग, सभी के सब इसमें आ जाते हैं। अब देखिए 8वां क्या कहता है। अब देखिए 7 और 8 लगभग एक से ही जो है उनकी, अगर आप लिखोगे भाषा तो एक से ही लिखेगी। 8 कहता है किसी लोक सेवक का रिश्वत देने से संबंधित अपराध, किसी लोक सेवक को रिश्वत देने से संबंधित अपराध, रिश्वत देने से संबंधित सीधा लिख लेंगे, रिश्वत, रिश्वत देने से संबंधित अपराध। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है लोक सेवक को आप पैसा देते हो, पैसे के एवज में जो है कोई काम कराते हो, तो इसमें क्या याद रखना है, इसमें जो है 7 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना से या दोनों से दंडित किया जा सकता है। जो लोक सेवक को रिश्वत देकर के काम कराते हैं, पैसा देकर के काम कराते हैं, आप खुद ऑफर करके जो है काम करा रहे हो, तो आप खुद ऑफर कर रहे हो यहाँ, तो इसकी आपके लिए सजा है। ये कितनी सजा है, 7 वर्ष तक का कारावास। देखिए आप दे रहे हो तो ज्यादा सजा है, वो मांग रहा है तो कम सजा है, इतना याद रखो। आप दोगे तो 7 वर्ष तक का कारावास, 7 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है, या जुर्माना या दोनों से जो है दंडित किया जा सकता है, दोनों। 7 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों से जो है दंडित किया जा सकता है। दूसरी बात इसमें याद रखना है,
उस व्यक्ति को दंडित नहीं किया जाएगा जो असम्यक लाभ देने के लिए विवश किया जाता है। याद रखें, ये इंपॉर्टेंट है। उस व्यक्ति को दंडित नहीं किया जाएगा जो असम्यक लाभ देने के लिए क्या किया जाता है, मजबूर किया जा रहा है, जबरन उससे दिलाया जा रहा है, किसी को असम्यक लाभ देने के लिए विवश किया जाता है, विवश किया जाता है। मतलब किसी व्यक्ति को विवश किया जाता है जबरन, किसी भी वजह से, किसी भी कारण से किया जा सकता होगा, तो उसको जैसे विवश किया जाता है कि भैया वो इच्छुक नहीं था, फिर भी उसको जो है विवश करके आपने जो है पैसा दिलवाया, तो ऐसे व्यक्तियों पे जो है ये धारा जो है लागू नहीं होती। लेकिन इसमें एक शर्त है, ऐसा व्यक्ति 7 दिन के भीतर, ये भी शर्त है, ऐसा व्यक्ति, ये शर्त पूरी होना जरूरी है, ऐसा व्यक्ति 7 दिन के भीतर, ऐसा व्यक्ति कितने दिन के भीतर, ऐसा व्यक्ति 7 दिन के भीतर, ये इंपॉर्टेंट है, तभी लाभ मिलेगा इस व्यक्ति को, तभी माना जाएगा कि आप इसमें जो है लाभ देने के लिए आपको विवश किया गया, जब आप ये शर्त पूरी करोगे। ऐसा व्यक्ति 7 दिन के भीतर विधि प्रवर्तन अधिकारी, कौन सा, विधि प्रवर्तन अधिकारी, प्रवर्तन अधिकारी या अन्वेषण अधिकारी, अन्वेषण अधिकारी, ये याद रखना है, या तो विधि प्रवर्तन अधिकारी या कोई अन्वेषण अधिकारी को रिपोर्ट करेगा, रिपोर्ट करेगा। मतलब अगर आपको विवश करा है तो आपको बचाव तभी है जब आपने शिकायत की हो, वो भी 7 दिन के भीतर। अगर 7 दिन के भीतर शिकायत नहीं करी तो फिर आपको इस धारा का लाभ नहीं मिलेगा। जो व्यक्ति विवश किया गया है, मजबूर किया गया है रिश्वत देने के लिए, उसको बचाव तभी मिलेगा जब 7 दिन के भीतर वो है विधि प्रवर्तन अधिकारी या कोई इन्वेस्टिगेशन जो ऑफिसर है, उसको जो है ये अधिकारी, जो ये क्या कहते हैं व्यक्ति है, क्या करता है, शिकायत जो है दाखिल करता है, तभी इसको जो है इस धारा का जो है लाभ मिलेगा, अन्यथा नहीं। एक पॉइंट और आता है इसमें, वो देख लीजिए लास्ट, वाणिज्यिक संगठन केवल जुर्माने से दंडनीय होंगे, ये याद रखना। वाणिज्यिक संगठन केवल जुर्माने से दंडनीय होंगे। बस इतना याद रखें कि जो वाणिज्यिक संगठन है, जो व्यापारिक संगठन है, अगर उनके द्वारा अपराध किया जाता है तो उनको केवल जुर्माने से दंडित किया जाएगा। इसमें भी फिर बाद में अंत देखिए, वाणिज्यिक जो संगठन होते हैं, 9 में भी पढ़ेंगे अपने से, तो जो वाणिज्यिक जो संगठन होते हैं उनको केवल जुर्माना लगाया जाता है, लेकिन वाणिज्यिक संगठन का कोई भार साधक, दोनों में अंतर है। देखिए, वाणिज्यिक संगठन अगर है तो संगठन की बात की जाए तो संगठन पर तो केवल जुर्माना ही लगता है, ठीक है, ये याद रखना है। लेकिन वाणिज्यिक संगठन का कोई भार साधक व्यक्ति तो उसको दंडित किया जा सकता है, दोनों में अंतर है, उसको मिलाना नहीं है आपस में, आप कहोगे दंडित हो रहा है। तो संगठन की बात की जाए तो संगठन पे केवल जुर्माना लगता है, लेकिन जो वाणिज्यिक संगठन का भार साधक व्यक्ति है उसको सजा हो सकती है, उसको सजा दी जा सकती है, वो अपन आगे पढ़ेंगे, है ना। तो ध्यान में रखना है, दोनों में अंतर होता है। वाणिज्यिक संगठन का भार साधक व्यक्ति है तो उसको तो दंडित किया जा सकता है, लेकिन संगठन को कहां से आप जेल में डालोगे क्या, संगठन कोई व्यक्ति तो होता नहीं है, तो संगठन पे जुर्माना लगता है, लेकिन जो भार साधक व्यक्ति होता है उसको दंडित किया जा सकता है, दोनों में अंतर है, ठीक है ना। दोनों बातें मिक्सअप नहीं करना। तो संगठन पे तो केवल जुर्माना ही हो सकता है, कोई संस्था है, कोई संगठन है, कोई वाणिज्यिक, तो उसको क्या जेल में कैसे उठा के डालोगे, पूरे उठा के संगठन को डाल दोगे, नहीं, उसके भार साधक को तो जेल में डाला जा सकता है, लेकिन संगठन को नहीं डाला जा सकता, तो संगठन पे जुर्माना लगाया जा सकता है, ठीक है। 9वां याद रखें, अभी 10 तक करेंगे अपन, है ना। 9वां याद रखें, 9वां कहता है वाणिज्यिक संगठन द्वारा रिश्वत देने से संबंधित अपराध। ये वाणिज्यिक संगठन का ही है जो अपन ने बात की, वाणिज्यिक संगठन द्वारा
रिश्वत देने से संबंधित अपराध। ये क्या कह रहा है कि जब कोई वाणिज्यिक संगठन द्वारा रिश्वत दी जाती है, तो इसमें भी एक वो याद रखना कि जो संगठन है केवल जुर्माने से दंडनीय होगा। संगठन केवल जुर्माने से दंडनीय होगा। क्या मतलब है? मतलब ये कि जैसे देखिए आप देखते हैं कि सरकार जो संगठन होते हैं, कोई वाणिज्यिक संगठन मतलब ये कोई कंपनी वगैरह है, अब ये लोग अपने टेंडर पास कराने के लिए रिश्वत देते हैं। उसके बारे में कह रहा है कि आपको टेंडर पास कराना था, कुछ अपना काम कराना था, तो उसने आपने क्या किया, लोक सेवकों को रिश्वत दी। ये लोग करते हैं तो उनके लिए सजा है कि जब अपना काम कराने के लिए जो है अपने आप होता है, नॉर्मली होता ही होता है, ये पैसे देते हैं, 10% पे काम होता है हर चीज में, 10% 20% हो गया आप तो 20% पे काम करते। नेता लोग कोई भी टेंडर देते ना किसी भी कंपनी को, किसी भी संगठन, 20% लेते हैं कि भैया कौन दे रहा है। तो हालांकि ये नियम बना है कि भैया कोई संगठन वगैरह देता है तो उसको केवल जुर्माने से दंडित किया जाएगा। ठीक है, अगर वो कोई संगठन जो है रिश्वत देता है तो उसको कितना दंडित किया जाएगा? जुर्माने से दंडित किया जाएगा। 10वां और देख लीजिए इसमें, तो इसमें केवल इतना याद रखना कि संगठन को जुर्माने से दंडित किया जाएगा। वाणिज्यिक संगठन के भारसाधक व्यक्ति का अपराध का दोषी होना। ये क्या कह रहा है? वाणिज्यिक संगठन के भारसाधक व्यक्ति का अपराध का दोषी होना का अपराध का दोषी होना। ठीक है, ये व्यक्ति की बात है, ये संगठन की बात थी और ये व्यक्ति की बात है। अगर कोई वाणिज्यिक संगठन का कोई भारसाधक व्यक्ति है, अगर उसकी निगरानी में कह लीजिए या कह लीजिए उसकी जानकारी, मोटा मोटा याद रखें, अगर उसको पता था कि ऐसा अपराध हो रहा है, रिश्वत दी जा रही है सब, तो वो जो संगठन का भारसाधक व्यक्ति है उसको दोषी माना जाएगा। उसको जो है 3 से 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। 3 से 7 वर्ष, जब तक कि वो तत्प्रतिकूल साबित ना कर दे। ठीक है, ये तो सिंपल है। तो सिविल पनिशमेंट याद रखना है कि 3 से 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से क्या किया जा सकता है? दंडित किया जा सकता है। ठीक है, ये याद रखना है आपको कि अगर कोई वाणिज्यिक संगठन का व्यक्ति है, भारसाधक व्यक्ति है, अगर उसको पता था कि इस तरीके का अपराध किया जा रहा है इस अधिनियम के तहत, जब तक कि वो तत्प्रतिकूल साबित नहीं कर देता, उसको जो है 3 से 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से जो है दंडित किया जाता है। लेकिन अगर आप संगठन की बात करें तो संगठन को केवल जुर्माने से दंडित किया जाएगा। दोनों में अंतर है। संगठन की बात करें तो जुर्माना, और भारसाधक की बात करें तो उसको पनिशमेंट दिया जा सकता है। ठीक है, ये याद रखना। बाकी जो है अपन कल पढ़ेंगे। ठीक है, बाकी कल पढ़ेंगे और कल खत्म भी करेंगे इसको। ठीक है, तो कल ये है आपका ये खत्म हो जाएगा पूरा के पूरा। चलिए।